बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। तो आज हम सबसे पहले ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी बेसिक जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं उनको हम सीखेंगे। फिर हम कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे और इस ग्रुप की डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम टॉपिक की जानिब चलते हैं। तो ग्रुप थ्योरी को समझने से पहले मैं कुछ आपको सेट ऑफ जो रियल नंबर है उसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपको डिस्कस करने लगे हैं हम। तो क्योंकि ये हमें प्रॉपर्टीज़ की समझ आएगी तो तभी हमें ग्रुप थ्योरी की समझ आएगी, ये बेस है उसकी। तो सबसे पहले आती है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तो सेट ऑफ रियल क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेट ऑफ, क्योंकि रियल नंबर से हम बना रहे हैं। सेट ऑफ रियल होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, इस कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। सही है। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम के तमाम नंबर आ जाते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर सेट ऑफ रियल में होते हैं। लेकिन इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, आयोटा वाले नहीं होते। बाकी सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो अगर रैशनल एंड इर्रेशनल, सिंपल यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करने लगे हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैं क्या करने लगा हूँ जी, कोई से दो आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेने लगा हूँ, ए एंड बी। कोई भी आप ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो हम ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल आर्बिट्रेरी नंबर हमने ले लिए। वो कहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कब इस पे होल्ड करेगी? जब ये दो नंबर्स आपस में ऐड करो तो फिर इसका जो आंसर है दोबारा उसी सेट में आए, तो उसको फिर क्या कहते हैं कि ये फिर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सेट ऑफ रियल से 1 एंड 2। ठीक है, आप सेट ऑफ रियल में तो बेशुमार नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब 1 और 2 को हमने ऐड किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3। क्या देखो 3 सेट ऑफ रियल में नहीं है बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फिर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेट ऑफ रियल में क्या करती है? होल्ड करती है। तो इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम कोई भी दो नंबर रियल नंबर ले लेते हैं सेट ऑफ रियल से, ए एंड बी। ठीक है, तो हम उनको करने लगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर जो आए वो दोबारा फिर उसी सेट का ही आना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई से दो नंबर 1 एंड 2 ही हम ले लेते हैं सेट ऑफ रियल से। सही हो गया, सेट ऑफ रियल से हमने दो नंबर लिए 1 एंड 2। सही है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया 2। 2 क्या सेट ऑफ रियल में नहीं है? क्योंकि सेट ऑफ रियल में तो बेशुमार नंबर हैं, लातादार नंबर हैं, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 भी सेट ऑफ रियल में चला गया। तो इसका मतलब हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी? और तो ये आई होप सो क्लोजर प्रॉपर्टी की आपको समझ आ गई होगी। ये बातें आपने याद रखनी है, समझनी है सही तरह से, तभी आपको ग्रुप की डेफिनेशन की समझ आएगी। अगर ग्रुप की डेफिनेशन की समझ आएगी तो फिर आगे से आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो उसके बाद ये आ जाता है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेट ऑफ रियल में क्या होती है? तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है। हम कोई से भी 3 नंबर ले लेते हैं सेट ऑफ रियल से आर्बिट्रेरी ए बी एंड सी। कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फिर वो डिफ़ाइन करता है ए प्लस इंटू बी प्लस सी जो है वो इक्वल आए ए प्लस बी इंटू प्लस सी। मतलब कोई से 3 नंबर हम सेट ऑफ रियल से ले लें 1 2 एंड 3, हम उस पर फिर ये लॉ डिफ़ाइन करें। ये एडिशन में ये लॉ होता है। तो 1 प्लस इंटू ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस 3 इक्वल टू आ जाए 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5, ये आ जाएगा 3 प्लस 3। तो ये देखो 6 किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी
इंटू सी, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी वो कहता है वो इक्वल हो ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। तो ये मल्टीप्लिकेशन में उसने डिफ़ाइन कर दिया, मतलब वो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब हम चेक करने लगे हैं क्या ये सेटिस्फाइज करता है कि नहीं करता। तो सेट ऑफ रियल से आपने कोई से 3 नंबर ले लिए, 1 2 एंड 3 आर्बिट्रेरी हमने ले लिए। तो ए की जगह 1 रख लिया, बी की जगह 2 रख लिया, सी की जगह 3 रख लिया। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो आप देखो 6 किसके इक्वल आ गए 6। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए इक्वल हो गए। तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गया होल्ड हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है ये सेटिस्फाइज होता है तकरीबन हर सेट के अंदर। तो उसके बाद जी आगे आ जाता है जी आइडेंटिटी क्या होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, तो आइडेंटिटी को हम सीखने लगे हैं। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। तो सिंपली जनरली हम इसे डिफ़ाइन करने लगे हैं। मैं कहता हूँ जी हमारे पास क्या जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी मीन्स अगर कोई भी आपके पास वैल्यू है तो उसमें हम कुछ ऐड करें तो दोबारा वही वैल्यू आ जाए, मतलब उस आंसर में कोई फ़र्क ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ जी ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने ए कोई नंबर ले लिया सेट ऑफ रियल से, ए 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया ए में आप क्या ऐड करें कि दोबारा मेरे पास ए आ जाए। तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो ए में हम ऐड करें तो दोबारा मेरे पास क्या आ जाता है ए ही आ जाता है, दोबारा सेट ऑफ रियल में चला जाता है। तो ज़ीरो इज़ ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है तो 10 में आप क्या ऐड करेंगे तो दोबारा 10 आएगा। ज़ीरो तो ज़ीरो फिर इसमें क्या होगी एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमेशा ज़ीरो फिर क्या होती है जी उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास फिर दोबारा वही वैल्यू आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेट ऑफ रियल से एक नंबर ले लिया ए, हमने ए को क्या किससे मल्टीप्लाई करें दोबारा मेरे पास ए आ जाए। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास दोबारा क्या आ गया ए आ गया। तो ये दोबारा उस सेट में चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास दोबारा क्या आ जाए 10 आ जाए। तो 1 इज़ ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड ज़ीरो इज़ ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी। तो आई होप सो हमें इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इन्वर्स लॉ को डिफ़ाइन करने लगे हैं। तो इन्वर्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है जी। इन्वर्स लॉ को हमने फिर क्या किया जी सेट ऑफ रियल से कोई एक नंबर ले लिया, ए में कहता हूँ ये सेट ऑफ रियल में से हमने नंबर ले लिया, ठीक है ए। अब इन्वर्स लॉ क्या होता है कि इन्वर्स लॉ हमेशा हमें आइडेंटिटी देता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी देता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमें कैसे, एडिशन में क्या होती है आइडेंटिटी अभी हमने सीखी है कि ज़ीरो इज़ ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो ए है तो ए में मैं क्या प्लस माइनस करूँगा कि दोबारा मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो माइनस ए फिर इसका क्या हो गया एडिटिव इन्वर्स हो गया, जिससे मेरे पास आंसर क्या आ गया एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो ज़ीरो इज़ इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इन्वर्स लॉ हमेशा हमें क्या देता है आइडेंटिटी देता है। तो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी देगा और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा। तो 10 है तो 10 का इन्वर्स क्या हो गया -10, जिससे मेरे पास आंसर क्या आ गया एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह आप देखो ए है तो ए को मैं किस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं जिससे मेरे पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ए को हम किस से मल्टीप्लाई किया आपने 1/a से, या फिर मल्टीप्लाई कर दिया ए के इन्वर्स से, तो इसका इक्वल आंसर क्या आ गया 1। तो 1/a इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें क्या देता है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देता है। तो जैसे 10 है तो 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया 1/10, जिससे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इन्वर्स लॉ हमेशा हमें क्या देता है जी आइडेंटिटी देता है। आगे जी आ जाती है जी कुलैयर प्रॉपर्टी। ये क्या होती है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी
में जी हम डिफ़ाइन करने लगे हैं, ये भी आपने याद रखनी है। तो कम्यूटेटिव हम कोई भी दो सेट ऑफ रियल से नंबर ले लेते हैं, ए बी हम कहते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, सही है। तो उनको हम ऐड करें, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल आ जाए, मतलब उनकी पोजीशन तब्दील करें फिर भी हमारे पास आंसर वही आए, मतलब ए प्लस बी जो है वो इक्वल आ जाए बी प्लस ए के। तो इसको फिर कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब 10+3 इक्वल आ जाए 3+10 के। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाए बी क्रॉस ए के, मतलब 2x1 किसके इक्वल आ जाए जी 1x2 के। तो ये हमने जी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी सेट ऑफ रियल की जो हमने सीखी हैं। अब हम थोड़ा सा एक और हमारे पास रह गई थी ऑपरेशन रह गया जी, बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। अब हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम प्रॉपरली ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ग्रुप की आप समझ आ जाएगी उसकी डेफिनेशन की। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, वो कहता है कि इसको डिफ़ाइन हम करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पे चलते हैं। कहता है कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, वो कहता है कि ए आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट पे हम नहीं आप लगा सकते बाइनरी ऑपरेशन। वो कहता है कि ए क्या नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर हम एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करें। अब फंक्शन स्टैरिक, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन से डिनोट किया करेंगे। इज़ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज़ कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक फंक्शन मिल के बन जाए, मतलब दो की इनपुट से हमारे पास आउटपुट एक ही आए, तो उसको हम क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसको सिंपल हम कुलैयर से भी ऊपर आपने डिस्कस किया, उसी को ही हम बाइनरी ऑपरेशन से भी हम डिनोट किया करेंगे। इसके अलावा उसको एक और उसने डिफ़ाइन किया है, वो कहता है कि आर रूल, बाइनरी ऑपरेशन को मज़ीद उसने एक और सिंपल डिफ़ाइन किया, कहते हैं आर रूल आर लॉ स्टैरिक विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ, वो कहते हैं कि विच एसोसिएट, जिससे हम ये शो ऑफ कर सकें ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब जिसको हम ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, आ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए, तो उससे हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट हमारे पास मिले ए का, तो उसको हम क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। सही हो गया। अब जी नोट है एक, इसको वो कहता है कि टू प्रूव दैट स्टैरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट, तो ए स्टैरिक बी बिलोंग टू ए, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए आ गया। फॉर एग्जांपल उसने और बाइनरी ऑपरेशन जैसे हमें बताया, वो कहता है कि एग्जांपल नंबर 1 बाइनरी ऑपरेशन की दे रहा है प्लस एडिशन में इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर बिकॉज ए प्लस बी जो है वो करता है कि अगर आप करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो दोबारा सेट ऑफ इंटीजर। तो एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर में ए प्लस बी एडिशन में होता है बाइनरी ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में उसने सेट ऑफ इंटीजर की एग्जांपल दी। फिर ए बी अगर हम सेट ऑफ इंटीजर से लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, आपके पास जो आंसर आएगा दोबारा सेट ऑफ इंटीजर। तो ये जो ऑपरेशन इसके अंदर लगा है दो फंक्शन के मिलाने से हमारे पास जो नया फंक्शन जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो इसको हम कुलैयर प्रॉपर्टी से भी आपने अभी सबसे स्टार्ट में समझा होगा, वही सारा सिंपल इसके अंदर भी वही कंसेप्ट है। अब जी हम करने लगे हैं ग्रुप को डिफ़ाइन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया जी, कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद आपने आइडेंटिटी लॉ, उसके बाद इन्वर्स लॉ, उसके बाद आपने कुलैयर लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये सारे आपने डिस्कस किए हैं। उसके बाद लास्ट पे हमने फिर बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस किया। तो उनको अब आपने सही तरह से समझ रहे हैं, उनको दिमाग में रखना है, तो तभी आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आएगी। इंतहाई आसान टॉपिक है ये। ग्रुप को अब हम डिफ़ाइन करने लगे हैं, तो वो कहते हैं कि ग्रुप को फिर हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर, कहते हैं कि एन ऑर्डर्ड पेयर इस जी कामा स्टैरिक, कोई भी आप बाइनरी ऑपरेशन हम इसको कह सकते हैं। वेयर जी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, कहता है कि जी क्या है एक
नॉन एम्प्टी सेट हो एंड स्टैरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन मींस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है। तो वो कहता है कि ऑपरेशन उसके अंदर डिफाइन हो, तो फिर वो कहता है कि इसको हम ग्रुप कहेंगे। कब ग्रुप कहेंगे? अगर उसके अंदर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइज आ जाए। तो वो कंडीशन क्या है उनको आपने याद रखना है। पहली कंडीशन वो कहता है कि स्टैरिक जो आप ऑपरेशन जो आप डिफ़ाइन करते हो उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ, पहली कंडीशन कहता है कि इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। मतलब ए स्टैरिक बी, ये जो आपने बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको स्टार्ट में एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैंने आपको बताया है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल आ जाए, ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी। तो एसोसिएट पहली कंडीशन वो क्या कहता है कि ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। स्टार इज एसोसिएट, बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। दूसरी कंडीशन वो क्या कहता है कि जी हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, वो कहता है कि इसके अंदर आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक। तो दैट इज़ आइडेंटिटी, मैं कहता हूँ कि वो एलिमेंट है जी का, सेट जी से हमने लिया तो आइडेंटिटी, तो एक हमने जी से एलिमेंट ले लिया, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज़ ए स्टैरिक इक्वल टू ई स्टैरिक ए। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि इज़ आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें दूसरी कंडीशन उसने क्या बताई है कि आइडेंटिटी लॉ इसके अंदर क्या होना चाहिए, सेटिस। पहली कंडीशन उसने क्या बताई है कि एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। फिर जी के अंदर आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाइज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। और तीसरी प्रॉपर्टी वो क्या कहता है कि फॉर ईच ए बिलोंग टू जी, अगर जी में से एक एलिमेंट लूँ ए और उसका मैं एक इन्वर्स ले लूँ, ए इन्वर्स बिलोंग टू जी, तो सच दैट ए स्टैरिक ए इन्वर्स इक्वल टू ए स्टैरिक, ए इन्वर्स ए स्टैरिक में लेफ़्ट साइड से इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से, तो आपके पास आंसर जो आए वो आइडेंटिटी आए। आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया कि इन्वर्स लॉ हमेशा हमें क्या कर देता है कि आइडेंटिटी। तो वो कहता है कि अगर इन्वर्स लॉ भी इसके अंदर सेटिस्फाइज हो एक सेट के अंदर, एसोसिएटिव लॉ भी हो सेटिस्फाइज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाइज हो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, एंड इन्वर्स लॉ भी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन अगर उसके अंदर सेटिस्फाइज हो, तो इसका अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइज करता हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, तो सो जी हैज़ अ ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप की डेफिनेशन को आपने समझा कि ऐसा नॉन एम्प्टी सेट अगर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन अगर उसके अंदर तीन कंडीशन सेटिस्फाइज हों विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड इन्वर्स लॉ उसके अंदर सेटिस्फाइज हो, तो फिर वो सेट क्या बना डिफ़ाइन कर लेता है कि आपस में ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो आपको आई होप सो ग्रुप की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ही हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि इफ़ स्टैरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए देन वी से दैट ए इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ए सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो अब हम प्रॉपरली अब हम इस डेफिनेशन को, ग्रुप की डेफिनेशन को एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि इसके अंदर हमने जो डिफ़ाइन किए हैं। अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि क्या किसी एग्जांपल में ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइज होती हैं। अगर होती हैं तो वो फिर जो एग्जांपल है वो क्या बनाती है आपस में, वो जो सेट है वो ग्रुप डिफ़ाइन करता है आपस में। अच्छा, एग्जांपल से पहले एक और हम डेफिनेशन को सीखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे उसके। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? अबिलियन ग्रुप क्या होता है जी? ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइज करता हो। उस मतलब आ ग्रुप जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी एन अबिलियन ग्रुप इफ़ ए स्टैरिक बी किसके इक्वल आ जाए? बी स्टैरिक ए। मतलब पहली तीन कंडीशन तो ऑलरेडी एक ग्रुप में सेटिस्फाइज हो, और चौथी कंडीशन अगर उसके अंदर को कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइज हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि वो ग्रुप क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है। तो इसी तरह नॉन अबिलियन ग्रुप क्या होता है कि अगर वो ग्रुप तो हो लेकिन उसके अंदर फोर्थ कंडीशन अगर सेटिस्फाइज ना हो, मतलब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइज ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि नॉन अबिलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल की जानब चलते हैं, फिर उसको हम ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे।
अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 है आपकी बुक की, उसमें वो कहता है कि जी इज़ इक्वल टू 1 - 1। उसके अंदर जी ये दो एलिमेंट हैं। कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी बी द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि इसको शो ऑफ करो कि ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने ग्रुप की डेफिनेशन सीखी है कि ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर ऑपरेशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो भी है क्लियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो भी। उसके बाद पहला फिर कंडीशन वो कहता है कि एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि उसके अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन वो क्या कहता है कि उसके अंदर इन्वर्स लॉ भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो वो सिंपल, आपके पास 1 और -1 है तो हम इधर ड्रा कर लेंगे 1 - 1। ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लिखा आपने, फिर 1 और -1 ऊपर भी लिख लिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये आपने इसका टेबल बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइज करने लगे हैं तो आप कोई से 3 एलिमेंट ले लें और उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ लगाने लगे। तो हमने 1 कोई ले लिया, 1 डॉट, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होता है ए डॉट बी इंटू सी इक्वल होता है ए इंटू बी डॉट सी। तो 1 इंटू 1 हमने ले लिया, 1 इंटू 1 तो हमने सिंपल फिर 1 और -1 हमने ले लिया, ठीक है, और 1 को ही ले लिया तो 1 डॉट इंटू -1 इक्वल आ जाएगा जी 1 इंटू -1 तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी -1 इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी इसके अंदर चेक कर लें कि एसोसिएटेड लॉ हमेशा इसके अंदर क्या होता है, सेटिस्फाइज होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, आप देखो 1 की आइडेंटिटी उसके सामने मौजूद है। देखो 1 की आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है क्या, 1, देखो 1 की आइडेंटिटी है 1 तो ये इसकी मौजूद है 1 आइडेंटिटी। फिर -1 की देखो आइडेंटिटी उसके सामने मौजूद है, तो ये देखो -1 की भी उसके सामने मौजूद है, 1 आया हुआ है। तो आइडेंटिटी लॉ फिर इसके अंदर क्या हो गया, सेटिस्फाइज हो गया। इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी लॉ इज सेटिस्फाइड, तो आइडेंटिटी भी होगी इसके अंदर सेटिस्फाइज। आगे फिर क्या आती है जी तीसरी कंडीशन, इन्वर्स लॉ हमेशा में क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। तो मतलब आपके पास कोई भी आपके पास वैल्यू है तो अब देखो 1 का इन्वर्स क्या है, जिससे आंसर आपके पास क्या है, आइडेंटिटी आया है। तो 1 का हमारे पास इन्वर्स क्या है जी, 1 ही है, जिससे मेरे पास आंसर क्या आया है, आइडेंटिटी आया। सही हो गया। तो 1 का इन्वर्स फिर आपके पास क्या आ गया जी, 1 आ गया, जिससे आपके पास आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। उसके बाद -1 का इन्वर्स क्या है, -1 ही है, जिससे आपके पास आंसर क्या आया है, आइडेंटिटी आया है। तो ये इसका भी इन्वर्स लॉ भी इसके अंदर सेटिस्फाइज हो गया। तो तीनों कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाइज हो गई, तो हैंस जी इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये फिर क्या है, एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये जो सेट है आपके पास जी उसने दिया था। आगे जी एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, जी इज़ इक्वल टू, इसकी स्टेटमेंट देखो, कहता है कि जी इज़ इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड इसको ग्रुप बनाओ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। ओमेगा क्यूब उसने हमें 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो वो कहता है कि इसको ग्रुप बनाओ अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा, मल्टीप्लिकेशन लिखा इधर भी और इधर भी आपने टेबल लिख लिया। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपने लिख लिया, ठीक है, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऊपर लिख लिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आ जाएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब आएगा, तो वो किसके इक्वल है, 1, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आएगा, वो इक्वल आ जाएगा 1 के। और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओमेगा 4 बनेगा। तो ओमेगा 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब है 1, तो 1 डॉट ओमेगा, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। ये आपके पास जी मल्टीप्लिकेशन इसका टेबल आ गया।
अब आप क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले एसोसिएटिव ला हम ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले इसमें चेक किया जाता है एसोसिएटिव ला, फिर उसके बाद आपने आइडेंटिटी ला और उसके बाद इन्वर्स। एसोसिएटिव ला कोई से भी 3 एलिमेंट इस ग्रुप से ले लें। हमने अमेगा अमेगा और 1 अमेगा और अमेगा स्केयर ही ले लिया, ठीक है। तो 1 एसोसिएटिव ला क्या होता है, ए डॉट बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी सी। तो 1 डॉट अमेगा स्केयर इक्वल आ गया जी 1 डॉट इंटू अमेगा डॉट अमेगा स्केयर। तो देखो अमेगा डॉट अमेगा स्केयर आ जाएगा ये, ठीक है, सिंप्लीफाई किया। और इधर आ जाएगा अमेगा क्यूब, ये होता है 1, तो 1 डॉट 1, तो अमेगा क्यूब ये बन जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 इक्वल आ गया 1। तो एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर क्या हो गया, होल्ड हो गया। अब देखो जी अगली प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ला क्या होता है कि आपने चेक करना होता है कि हर एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके टेबल में मौजूद है कि नहीं है। तो देखो 1 की आइडेंटिटी 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करनी है ना, तो वो होती है 1। तो 1 की आइडेंटिटी उसकी मौजूद है, अमेगा की हमें आइडेंटिटी भी उसके सामने मौजूद है, अमेगा स्केयर की भी आइडेंटिटी उसके मौजूद है। तो इट इज़ क्लियर फ्राम टेबल आइडेंटिटी ला इज़ आल्सो सेटिस्फाइज। इन्वर्स ला फिर आपने चेक करना होता है, तो इन्वर्स ला हमेशा हमें क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर चेक कर रहे हैं तो हमें 0 देना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी कोई भी वैल्यू हो, और मल्टीप्लिकेशन में हमें 1 देना चाहिए। तो देखो 1 का इन्वर्स क्या है, जिससे मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आया है 1 है, ठीक है। 1 का इन्वर्स 1 है, जिससे मेरे पास आंसर क्या आया, आइडेंटिटी आया है। फिर उसके बाद जी अमेगा का इन्वर्स आप देखो, तो अमेगा का इन्वर्स क्या है, अमेगा स्केयर है, जिससे मेरे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आया है। और अमेगा स्केयर का इन्वर्स क्या है, अमेगा है, जिससे मेरे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आया है। तो वो बातें मैंने फिर इधर नीचे लिख ली। तो इन्वर्स ऑफ अमेगा इज़ अमेगा स्केयर, जिससे मेरे पास आंसर 1 आया। इन्वर्स ऑफ अमेगा स्केयर इज़ अमेगा, जिससे आपके पास आंसर 1 आया। और इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1, जिससे आपके पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आया। तो सो हैंस तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज होगी, तो हैंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप हो गया जी। आगे एक और तो हमें अब डेफिनेशन की काफ़ी समझ आ गई होगी, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे एक और सेट है, उसके भी हम फिर इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं, तो इसको भी आप चेक कीजिए। तो इसमें है जी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा उसने हमें दिया हुआ है। तो वो कहता है कि इसको चेक करो कि ये ग्रुप है कि नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने इसको चेक करना है ऑपरेशन में। तो सबसे पहले उसी तरह मल्टीप्लिकेशन टेबल लिया आपने, इधर मल्टीप्लिकेशन लिखा, लेफ़्ट और राइट साइड आपने लिख लिया जी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, उधर ऊपर भी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा आपने लिख लिया। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, ये सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 को 1 से -1 से -1 आएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा आएगा, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा। तो ये टेबल इस तरह आपने बना लेना है। फिर इसमें एसोसिएटिव ला कोई से भी 3 एलिमेंट इस सेट से ले लें, ठीक है। तो 1 -1 और आयोटा आपने ले लिया, ठीक है। एसोसिएटिव ला लगाया तो आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा, तो एसोसिएटिव ला इसमें सेटिस्फाइज हो जाएगा। फिर आपने आइडेंटिटी चेक करनी है, तो देखो हर एलिमेंट की आइडेंटिटी उसकी मौजूद है इसके सामने। तो 1 की 1 है, उसके बाद -1 की भी मौजूद है, उसके बाद आयोटा की देखो तो वो भी इसकी मौजूद है, उसके बाद माइनस आयोटा की देखो तो वो भी। तो आइडेंटिटी ला इज़ आल्सो सेटिस्फाइज फ्राम क्लियर टेबल फ्राम द टेबल। तो इन्वर्स ला, तो इन्वर्स ला हमेशा में क्या देते हैं, आइडेंटिटी। मतलब 1 का इन्वर्स क्या 1 है, जिससे आंसर 1 आया है। -1 का इन्वर्स -1 है, जिससे आंसर 1 आया है। आयोटा का इन्वर्स ही माइनस आयोटा है, जिससे आंसर 1 आया आपके पास। और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है, जिससे आंसर आपके पास क्या आया, 1 आया। तो देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज होगी। तो हैंस ये जो सेट है ये फिर क्या डिफ़ाइन करता है, ग्रुप बनाता है। सही हो गया। तो आई होप सो हमें अब ग्रुप की डेफिनेशन की क्लियर कटली अब आपको समझ आ। अच्छा एक और आपने थोड़ा सा कंसेप्ट लेना है कि सेमी ग्रुप क्या होता है। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन उसको हम कहते हैं फिर सेमी ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव इफ़ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप, आइडेंटिटी भी अगर और ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनाइड ग्रुप कहते हैं। सही हो गया। तो फॉर एवरी आगे उसने लिखा है कि एलिमेंट ऑफ मोनाइड
इफ़ देयर एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट द मोनाइड देन मोनाइड इज़ कॉल्ड अ ग्रुप। सही हो गया। तो जिसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो तो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन उसका हम सेमी ग्रुप कहते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू जिसके अंदर आइडेंटिटी सिर्फ सेटिस्फाइज हो उसे हम मोनाइड ग्रुप कहते हैं। और ग्रुपाइड एक ग्रुपाइड उसने फिर डिफाइन किया हुआ है क्या, एस अंडर बाइनरी ऑपरेशन एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट एंड अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट एस। तो ग्रुपाइड को फिर कैसे डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर पहली कंडीशन क्या उसने बताया कि एसोसिएटिव सेमी ग्रुप होना चाहिए और दूसरी उसके अंदर मोनाइड, तो उसे फिर हम ग्रुपाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, इनको भी आपको जहन में रखिएगा। तो आई होप सो हमें अब डेफिनेशन की समझ आ गई होगी ग्रुप की। अब हम प्रॉपरली फिर हम आगे थ्योरम जो हैं उनको हम सीखेंगे, और उसके अंदर और जो इस बुक के अंदर जो एग्जांपल हैं सबसे पहले हम उनको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रॉपरली फिर एक्सरसाइज को समझेंगे। तो ये इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आई होप सो आपको इसकी सही तरह से समझ आ रही होगी। अगर मज़ीद अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं, हम उसे दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा जी, आगे एक और डेफिनेशन है जी, वो कहता है कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। फिर इससे रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है जी, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ ग्रुप जी, वो कहता है कि जी में से एक मैं एलिमेंट ले लूँ एक्स, उससे मैं कहता हूँ जी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। कब कहता हूँ, जब उसका एक्स स्केयर लूँ तो मेरे पास फिर आंसर क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। ये इसकी है जी डेफिनेशन। मतलब अगर मैं ए बिलोंग करूँ जी में तो ए का स्केयर किसके इक्वल आ जाए, ए, तो ए इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ जी। तो थ्योरम है वो कहता है कि द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन जी इज़ आइडेंटिटी। कहता है कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो जी के अंदर है सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, वो कहता है कि ग्रुप के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होता है, ये प्रूव करके दो। तो अभी हमने इसका जी प्रूफ के जानिब चलते हैं। सिंपल हमें लेट जी भी या ग्रुप, मैं कहता हूँ जी क्या है, एक ग्रुप है, उसमें से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ एक्स, और एक्स को मैं कहता हूँ कि ये क्या आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है जी के अंदर। मतलब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल, एक्स के इक्वल आ गया। ये हमने डेफिनेशन लगा ली है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की। अब देखो जी क्या ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाई करता है। अब x है तो x जी का एलिमेंट है, तो x का इन्वर्स भी जी के अंदर मौजूद होगा। तो मैंने फिर क्या किया कि x एलिमेंट है जी का, तो x का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इन्वर्स लॉ सेटिस्फाइज करता है। तो मैंने इसके इन्वर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया कोई नंबर 1 को, तो x इन्वर्स इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगा x इन्वर्स डॉट इन्वर्स x। अब x इन्वर्स तो उसी तरह, अब एक्स स्क्वायर को हमने कैसे लिख लिया, एक्स डॉट एक्स लिख लिया, लिख सकते हैं हम। तो इधर देखो x है और उसका इन्वर्स भी एलिमेंट है और उसका इन्वर्स भी मौजूद है, तो ये सारा क्या बन गया, आइडेंटिटी आ गया। यहाँ पे आप ग्रुप है ना, तो ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइज करता है, तो हमने इस पे एसोसिएटिव लॉ लगा लिया। तो ये a इंटू बी सी है ना, तो हमने लिख लिया फिर ए बी इंटू सी, तो एक्स इन्वर्स डॉट एक्स इक्वल आ गया ई के। तो यहाँ से देखो फिर एलिमेंट है और उसका साथ क्या है, इन्वर्स मौजूद है, सही है। तो डॉट एक्स इज़ इक्वल टू ई, तो ये फिर आइडेंटिटी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ई। आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करो आंसर में फ़र्क नहीं आता, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, ई। तो यहाँ से फिर प्रूव हो गया कि द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज़ जी इज़ आइडेंटिटी। तो ये इसका जी सिंपल सा प्रूफ था। आइडेम्पोटेंट को हमने डिफ़ाइन किया और उससे रिलेटेड थ्योरम को हमने कंप्लीट किया।